हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा डी ब्लॉक है और ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जहां पर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी, वो भी हमने पढ़ ली थी। और साथ में हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो यहाँ पर डी ब्लॉक के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को हमें पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट को। और इस चैप्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने जो भी पढ़ लिया है उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट में, अच्छा, जैसा हम डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ रहे हैं वैसा ही सेम हमें एफ ब्लॉक के लिए भी पढ़ना है। जैसे डी ब्लॉक के लिए सबसे पहले हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ी। फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात की थी। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, फिर केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पर बात की, फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात की। तो वैसे ही हम एफ ब्लॉक के लिए भी पढ़ेंगे। चलिए पहले तो हम डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, फिर एफ ब्लॉक की बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया था कि कैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को क्लासिफाई किया हुआ है 3D 4D 5D सीरीज में। ठीक, चलिए तो ये देख लिया। अच्छा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी और साथ में जो एलिमेंट है इनकी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो अगर आपने एक सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद की है तो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, याद नहीं भी की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, जो कि हमने डिस्कस कर ली थी और प्रीवियस जो चैप्टर है वहां पर भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, बाकी क्लास 11th में तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ही है। ठीक है, और चैप्टर में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से आती है। तो यहाँ पर अगर हमने सिर्फ 3D सीरीज की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है सही से, या ऐसा होता है हमें याद है सही से, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी 4D 5D सारी सीरीज की हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बस यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केसेस है वो हमें याद रखने हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे 3D में तो हमारा अगर 3D की बात करें तो 3D में अगर हम देख पा रहे हैं तो क्रोमियम और कॉपर यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वैसे ही यहाँ पर बाकियों में थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। जो एक्सेप्शनल केसेस है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, वो हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिए थे। चलिए फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, और जो इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिस्कस कर ली थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पर वेरिएशन की, हम बात कर रहे थे जो कि हम क्लास 11 के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स की हमने यहाँ पर बात की थी। सबसे पहले एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, फिर हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा कि कैसे वेरिएशन आता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएं अगर और लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या वेरिएशन आता है एटॉमिक साइज में। नेक्स्ट हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और वेरिएशन क्या है यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसके बारे में भी बात कर ली थी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की थी कि इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, एक क्विक रिविजन हम कर रहे हैं। फिर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि सारे ही हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन कौन से, जिनका n-1 डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक, चलिए फिर बात कर ली थी ट्रांजिशन मेटल की, सेम कि ट्रांजिशन मेटल कौन से नहीं है। तो हमने बात की थी कि Zn, Hg और Cd ये हमारे ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो इनसे डायरेक्टली कभी कभी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। चलिए फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली थी। यहाँ पर
इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात की थी कि ट्रांजिशन मेटल्स में ये ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? मेटालिक बॉन्डिंग के कारण। फिर हमने कहा था कि जो हायर ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट हैं, सॉरी कंपाउंड है, वो भी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ज्यादा क्यों बनते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। स्ट्रक्चर हमने इनके देख लिए थे। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में हमने बात की। ठीक है, कि मैग्नेटिक कैरेक्टर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है या डायामैग्नेटिक नेचर का है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, या इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था और एक बार सॉल्व भी कर लिया। फिर कंपाउंड, ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल, तो ये ज्यादातर क्या शो करते हैं? कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जैसे कॉपर की बात करें या जो भी हमारे अलग अलग कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल वाले या डी ब्लॉक के, तो वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। तो वो कलर शो किसकी वजह से करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कलर शो करते हैं। तो क्यों वो कलर शो करते हैं? वो करते हैं कलर शो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। जैसे कि अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल के बारे में बात कर ली थी। जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो MnO4 है और Cr2O7 है, तो MnO4, ठीक है, जो हमारा पर मैग्नेट है उसका कलर होता है पर्पल, और जो Cr2O7 है इसका कलर होता है ऑरेंज। लेकिन दोनों में ही कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होता, क्योंकि डी ट्रांजिशन उसमें होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई, या इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? कलर शो करेगा, क्योंकि ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक्साइट होगा, फिर वहां से एनर्जी एमिट करेगा। और अगर इसने एनर्जी जो है विजिबल रीजन में एमिट करी, जो कि हमारा 4000 से 7000 एंगस्ट्रम है, उस रीजन में अगर ये एनर्जी को एमिट करता है तो हमें कलर शो होता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें MnO4 नेगेटिव है और Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो इनमें तो कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में। तो देखो, डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा, ये नहीं कहेगा कोई भी कि यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमने इसकी जनरल लिखी है ना, सीआर की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, वैसे ही एमएन की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये यहाँ पर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये कलर शो करते हैं, कलर शो कर रहे हैं, लेकिन डी ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा। तो कलर कैसे शो कर रहे हैं? तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये कलर शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है जिससे कि ये कलर शो करते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर ली थी कि ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में बात की थी। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं, हेवर्स प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी मेटल के प्रेजेंस में होता है ना। जैसे हम हाइड्रोजनेशन की बात करें, तो हाइड्रोजनेशन तो हम अपने जो है प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ा, क्लास 11th में हमने पढ़ा। तो हाइड्रोजनेशन में हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है ना, जिसको हम जब हम वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति घी, ऑयल, इसमें जो प्रोसेस यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड उसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, है ना, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन कैसे? किसी मेटल के प्रेजेंस में। और ये मेटल कौन से हैं? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे डी ब्लॉक के ही तो मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए, तो कैटलिस्ट की तरह भी ये एक्ट करता है, ये भी हमने बात कर ली थी। फिर ये क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। फिर एलॉय फॉर्मेशन ये करते हैं। सबसे पहले एलॉय क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। और एलॉय कौन कौन से होती हैं, कौन कौन से एलॉय ये बनाते हैं? जैसे अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वो भी क्या है? एलॉय है। आयरन की एलॉय, अगर हम ब्रास की बात करें या ब्रॉन्ज की बात करें तो वो भी क्या है? एलॉय है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। फिर ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, इसके बारे में बात कर ली थी, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? चलिए एक बार देखिए। चलिए,
फिर हमने बात की थी इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, चलो तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्या क्या रिएक्शंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी बात हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये इनका कैसा नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हीटिंग का एक्शन, हीट का एक्शन, एक्शन ऑफ हीट यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये कैसे बनता है। ठीक है, जब स्ट्रांगली हीट करते हैं हम तो यहाँ पर K2CrO4 प्लस Cr2O3 बनता है, जिसे हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कहते हैं, जो कि एक ग्रीन कलर की गैस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। साथ में हमने पढ़ा था बच्चों की एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, Fe2 प्लस से Fe3 में चेंज कर दे रहे हैं, या I नेगेटिव से I2 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है क्योंकि इनका H2S से S में, SO2 से SO4 नेगेटिव में, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने कहा था कि यहाँ पर जो ये S होता है वो कैसा होता है, व्हाइट टर्बिडिटी ये बनाता है। ठीक है, या हम कहें टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो कि हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात की, जहां पर हम Cl नेगेटिव आयन को आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट को करते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या है ये हमने पढ़ ली थी, बहुत अच्छे से ये रिएक्शन भी हमने याद कर ली थी। ठीक है, फिर हमने इसका कन्फर्मेशन टेस्ट किया था कि हम कंफर्म कैसे करेंगे ये जो गैस है ना, ये जो क्रोमिल क्लोराइड गैस है, कन्फर्मेशन कैसे करेंगे। तो NaOH सॉल्यूशन के साथ ये क्या करता है, एक येलो सॉल्यूशन अगर बनाता है तो ये इसका कन्फर्मेशन टेस्ट है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि सारे भी ये टेस्ट नहीं देते। ठीक, चलिए फिर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड ये बनाता है, जिसको हम क्रोमियम परऑक्साइड भी कहते हैं, या हम कहते हैं इसको ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, ब्लू बटरफ्लाई क्यों, क्योंकि इसका कलर होता है डीप ब्लू और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो एक बटरफ्लाई की तरह है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया था जिससे हमने देख लिया था जो K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इससे जो भी रिएक्शन है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रही इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन, फिर एसिडिक मीडियम में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है वो, फिर हमें यहाँ पर इसका क्रोमिल क्लोराइड वाली रिएक्शन दिख रही है और यहाँ पर इसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट, फिर यहाँ पर ये H2O2 के साथ जो रिएक्शन करता है वो रिएक्शन है, फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद जो ये ग्रीन कलर की गैस बनाता है वो यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट से समझ। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप देखिए एक बार ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर ली थी, फिर हमने बात कर ली थी एसिडिक नेचर में और बेसिक नेचर के साथ क्या क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और बेसिक में डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है। तो कलर में चेंजेस भी आएंगे, अगर ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट हो रहा है तो सॉल्यूशन जो है येलो से ऑरेंज हो जाएगा, और अगर ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट हो रहा है तो सॉल्यूशन येलो से ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑरेंज से येलो हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, हमने यहाँ पर एसिडिफिकेशन रिएक्शन दी हुई है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि बच्चों ये जो एसिडिफिकेशन है यहाँ पर यील्ड पुअर होती है, तो कमर्शियली अगर हमें बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। फिर हमने यहाँ पर ये जो मैग्नेट आयन है और परमैंगनेट आयन है दोनों में डिफरेंस भी देख लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कई बार इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो पुट अप होते हैं। देखो तो यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, देखो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल दिख रहा है। वैसे तो आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, देखो SPPP यानी कि S एक एक दो तीन पी यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4। ठीक है, तो sp3 स्टेरिक नंबर निकाले अगर तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4, यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4। स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा है क्लास 11th में इसको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप क्या होगा इसका, शेप तो हमें दिख रहा है सिंपल टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, शेप की अगर हम बात करें तो ये है,
टेट्राहेड्रल, और इसका शेप भी टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या समझ आता है, जैसे जो कि अभी हमने बात की, हमने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पर, तो कलर शो कर रहा है ग्रीन ये, और ये कर रहा है पर्पल कलर शो, ठीक है। तो कलर शो कैसे कर रहे हैं दोनों? ये वाला तो कलर शो करेगा डीडी ट्रांजिशन की वजह से, है ना। डीडी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, एनर्जी एमिट करेगा, और अगर विजिबल रीजन में ये एनर्जी एमिट करता है तो कलर हमें शो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो डी क्या है? 0। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन अगर हम डी में देखें तो डी में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको तो डी ट्रांजिशन तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। कलर इसको शो करना नहीं चाहिए था, फिर भी कलर शो करता है। क्यों कर रहा है कलर शो? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी वजह से कलर शो कर रहा है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम हाईलाइट यहाँ पर कर लेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करता है, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ लिया था, रिवीजन भी आपने कर लिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो पहले हीटिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो KMnO4 को 513 केल्विन पर हीट करेंगे तो KMnO4 और MnO2 बनता है, साथ में O2। अच्छा, ये रिएक्शन जो है किससे मिलती जुलती है? जो हमने K2Cr2O7 के बारे में पढ़ा था ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की इसकी जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, लगभग बहुत सारी रिएक्शन कैसी है? सेम सेम है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी रिएक्शन याद कर लो, इसके रिएक्शन को आपको थोड़ा बहुत देखने, तो रिलेट करके अगर आप याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी आपको याद होगा। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली थी कि एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 डिकम्पोज होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कोई भी हीट लाइट नहीं दे रहे, क्योंकि हीट लाइट देते हैं तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो KMnO4 है, इसे कहाँ पर रखा जाता है? डार्क कंटेनर्स में रखा जाता है, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ेगी तो रिएक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना। फिर इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात कर रहे थे, तो एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो MnO4 नेगेटिव, यानी कि जो हमारा ये परमैग्नेट आयन है, ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 शो करेगा। न्यूट्रल में MnO2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +4 शो करेगा। बेसिक मीडियम में MnO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +6 ये शो करेगा, ठीक है। तो ये तीनों मीडियम हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे KMnO4 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में चेंज कर रहा है, 3+ में, Sn+2 को Sn+4 में, ठीक है। और C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? रिएक्शन हमने लिखी है यहाँ पर, और इसको हमने बैलेंस भी किया है, ठीक है। तो आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको ये Fe2+ और Fe3+ वाला, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी ना, वैसे आपको लिखनी है। तो आपने लिख तो दी होगी, ठीक है। चलो, तो एक बार आप इसे देख लो, अगर आपने नहीं लिखी है तो आप फिर से ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो आपने कर ली होगी, चलो इसे खुद से करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? Fe2+ से Fe3+ कर, कैसे कर रहा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमने Fe2+ प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, है ना। कौन सी मीडियम की बात हो रही है? एसिडिक मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या बना? Mn+2, है ना। एसिडिक मीडियम में ये क्या करते हैं? Mn को Mn+2 कर लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा था ना, यहाँ पर, यहाँ पर MnO4, देखो एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है? Mn+2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना है, जो हमने पूरा पढ़ा है उसी को बस रिलेट करना है। चलिए, और Fe2+ को चेंज कर लेगा ये Fe3+ में, +3 लिखो, 3+ लिखो, ठीक है। प्लस साथ में देता है H2O, तो ये रिएक्शन होगी। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। अच्छा, यहाँ पर Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो
तो बैलेंस करने के लिए कैसे कैसे हम बैलेंस करेंगे, क्या हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, देखो Mn से Mn+2 जा रहा है, ठीक है, चेंज कितने का देखने को मिल रहा है, 5 का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो 5 यहाँ पर आ गया। वैसे ही ये Fe से Fe+3 जा रहा है, कितने का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, 1 का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 5 का चेंज, यहाँ पर 1 का चेंज। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Mn में जो हमने यहाँ पर क्या निकाला, डिफरेंस जो आया, ठीक है, चेंज जो आया, उस चेंज को हम Fe के साथ माइनस कर लेंगे और Fe में जो चेंज आया उसको हम Mn के साथ माइनस कर लेंगे। क्लियर है, चलो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, 5Fe 2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2O, ठीक है। चलो तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। Fe 5 है यहाँ पर, Fe यहाँ पर भी 5 कर लेते हैं, 5 कर लीजिए, ठीक है। Mn यहाँ पर 1 ही है, Mn यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की बात करें अगर तो यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन टोटल, और यहाँ पर भी 4 कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 टू 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर है, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। अगर हम चेक कर लेते हैं, चलो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो एक इजी मेथड है जो हम बचपन में भी करते थे, इस तरीके से, ये वाला मेथड है ना, ये वाला मेथड कर लीजिए। इधर Fe कितने हैं 5, इधर Mn कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8। वैसे ही सेम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इधर Fe कितने हैं 5, Mn कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 टू 8 हाइड्रोजन है, तो सेम है, हाँ सेम है ना। तो रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस है। हम वैसे भी हमने चेक कर लिया था। अच्छा हम चार्ज से भी चेक कर सकते हैं, है ना, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो चलो तो चार्ज से भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन लिख ली होगी और कुछ ये आपकी बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन आपकी यही आई होगी, ठीक है। चलिए तो यही आई है, जिसको आया है वो नोट कर लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया, पहले अगर नहीं समझ में आया, नहीं होमवर्क किया था, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो क्लियर है, जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी आपको समझ में तो आ गई होगी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हमारे पास और भी रिएक्शन है, जैसे SO2 को SO4 नेगेटिव में चेंज कर लें, या Sn+2 को Sn+4 में चेंज कर लें, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, इनमें से किसी भी रिएक्शन को आप पूरा रिएक्शन लिख सकते हो, उसको पूरा कंप्लीटली आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए अब यहाँ पर ये वाला तो आपको होमवर्क दिया गया था, अब ये आपको ये वाला होमवर्क दिया जाता है, तो आप इसको करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट रिएक्शन विद concentrated H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 की, तो क्या होता है। इस टॉपिक को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो जब हम KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Mn2O7। और आपने सुना होगा जब भी
हम पढ़ते हैं KMnO4 के बारे में, तो हमने क्या सुना है कि इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ नहीं करानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है, एक एक्सप्लोजिव ऑयल बनाता है। क्या बनाता है? एक्सप्लोजिव ऑयल ये बनाता है। ठीक है, जो कि कैसा है, एक्सप्लोजिव नेचर का है, यानी कि काफी विस्फोटक ये होता है। ठीक है, चलो, तो एक्सप्लोजिव ऑयल ये बनाता है, इसीलिए हमें इसकी रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नहीं करानी चाहिए। चलो, और अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा हीट कर लेते हैं, है ना, ये जो एक्सप्लोजिव ऑयल हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये जो एक्सप्लोजिव ऑयल हमने बनाया, जब हम इसको हीट कर लेते हैं थोड़ा, अच्छा ये हीट का साइन होता है, अभी तो हमको पता है ये बात। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये बनाता है MnO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हमारी पूरी रिएक्शन, इतनी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एक्सप्लोजिव ऑयल बनता है। उस एक्सप्लोजिव ऑयल को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन आगे बढ़ती है, MnO2 प्लस O2 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना, इसको अब आपको नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस पॉइंट के बारे में, है ना। चलिए, तो जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि कैसा नेचर है इसका, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना। MnO4 के MnO4 की अगर हम बात करें तो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, तो कैसे ये Mn2 प्लस में चेंज कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तो ये जो एसिडिक मीडियम है जिसको हम सिंपली H पॉजिटिव लिखते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम, वो जो H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव कौन सा है, वो कौन से एसिड से आया है, क्या वो H2SO4 से है या HCl से है, क्या वो HCl से हो सकता है, सोचिए इस बारे में। चलिए, तो यहां पर एक स्टेटमेंट हमें लिखना है कि वी कैन नॉट यूज HCl फॉर providing acidic medium इन टाइट्रेशन, है ना, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट की बात हम यहाँ पर मेनली कर रहे हैं। तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम HCl को यूज नहीं करते एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। क्यों यूज नहीं कर रहे HCl को, जबकि हमें पता है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, एसिडिक मीडियम में होता है ना। तो HCl भी क्या करता है, देखो HCl कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, बिल्कुल होता है। तो इसको क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन हमने करी, तो ये H पॉजिटिव दिया, एसिडिक मीडियम ही तो है ना, तभी तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तभी तो बना इसका। ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जो H पॉजिटिव है ये HCl से नहीं हम लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये जो Cl नेगेटिव है, जब हम इसको MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, H2SO4। क्योंकि देखो H2SO4 को यूज करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये पहले से ही अपनी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है ना ये, तो पहले से ही अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो है इसको और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब पहले से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो और ज्यादा इसे ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, इसीलिए हम इसी को ही यूज करते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। HCl को एसिडिक मीडियम के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि एसिडिक मीडियम का जब हम इसे यूज करते हैं तो जैसे Fe को +2 से +3 में ये ले जाता है। ठीक है,
साथ ही जैसे SN+2 से SN+4 में, ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन हमने अभी देखी है ना, बहुत सारी रिएक्शन देखी जो दर्शाता है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लेकिन हम यहाँ पर HCl का यूज नहीं करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, नहीं करेंगे। रिएक्शन हमने देख लिया, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे यहीं पर ही देख लेते हैं। यहीं पर ही हम इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। देखो अगर हमने लिया Cl नेगेटिव आयन, साथ में आया हमारा MnO4 नेगेटिव, तो क्या रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडाइज ये हो जाएगा Cl2 में चेंज। लेकिन अगर हम लेते हैं SO4 2 नेगेटिव, तो ये पहले से ही अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आगे और ऑक्सीडाइज नहीं होगा और रिएक्शन जो हमारी चल रही थी वो बढ़िया करके चलेगी। बढ़िया करके हम रिएक्शंस को कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है इतना? इतना आप नोट कर लीजिए और ये वाला पॉइंट जो है आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि HCl को हम यूज नहीं करते हैं। किसलिए नहीं करते हैं? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। टाइट्रेशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेनली। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने काफी सारी रिएक्शंस देखी, काफी सारे टॉपिक्स को हमने रिवाइज किया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।